लंबे समय से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई जांच एजेंसियों की रडार पर था। फिलहाल इस संगठन पर 5 सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने संगठन के कई ठिकानों पर और इससे जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी की। केंद्र सरकार का कहना है कि पीएफआई का संबंध आतंकी संगठनों से है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा अलग अलग राज्यों में पीएफआई के मौजूद ठिकानों पर कई दिनों तक छापेमारी की गई। साथ ही संगठन के महासचिव अनीस अहमद सहित बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। एनएल सारांश में हम बात करेंगे कि पीएफआई क्या है, इस संगठन पर क्या आरोप हैं और इसे क्यों बैन किया गया। साथ ही जानेंगे कि सरकार पीएफआई को लेकर क्या कहती है और पीएफआई का पक्ष क्या है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक इस्लामिक सामाजिक व राजनीतिक संगठन है जो खुद को पिछड़े और अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वाला बताता है। 2006 में केरल में स्थापित पीएफआई 1993 में बने नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ का ही एक नया संस्करण है। इसे 3 संगठनों द नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, मनीता निथि पासाराई और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी ने मिलकर बनाया था। 22 नवंबर 2006 को केरल के कोड़िकोड में हुई एक बैठक में तीनों संगठनों का विलय कर पीएफआई बनाने का फैसला लिया गया। इसकी स्थापना के बाद कई अन्य संगठन भी पीएफआई में शामिल हो गए। पीएफआई का दावा है कि उनका काम 23 राज्यों में फैला हुआ है और देश भर में उनके 4 लाख सदस्य हैं। पीएफआई की कई शाखाएं भी हैं, जिनमें स्टूडेंट्स के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और महिलाओं के लिए नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया है। दरअसल पीएफआई को कथित तौर पर सिमी बदला हुआ रूप कहा जाता है। आरोप लगाया जाता है कि 25 अप्रैल 1977 में स्थापित सिमी पर जब 2001 में बैन लगाया गया तब एक नए संगठन का उदय हुआ जिसे पीएफआई नाम दिया गया। दरअसल पीएफआई को बनाने में देश में हुई कई घटनाओं का खास योगदान है, जिनमें से 1980 के दशक में उग्र हिंदुत्व का प्रसार और 1992 में बाबरी मस्जिद का गिराया जाना शामिल है, जिसके बाद मुसलमानों में काफी रोष पैदा हो गया और दक्षिण भारत में कुछ मुस्लिम संगठन सामने निकल कर आए। पीएफआई पर केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पीएफआई गैरकानूनी आपराधिक साजिश, हिंसा, दंगे और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और इसमें शामिल लोग आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। इसके चलते पीएफआई के साथ साथ उसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। शाहीन बाग हिंसा, 2020 में दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए दंगे, राजस्थान के खरगोन में हुई हिंसा या फिर कर्नाटक में भाजपा नेता की हत्या, इन सब मामलों में भी पीएफआई का नाम उठाया जाता रहा है। यही नहीं, जांच एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई के इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ भी संबंध सामने आए हैं। पीएफआई के साथ साथ उनके जिन सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन शामिल हैं। पीएफआई का कहना है कि उसका मकसद मुसलमानों, दलितों, पिछड़ा वर्ग और आदिवासियों के साथ साथ देश के सभी नागरिकों की उन्नति और विकास करना है। इसके साथ समाज में इन सब लोगों को सत्ता में जगह देना है। संगठन के प्रमुख एजेंडों में से एक समाज के सभी पिछड़े वर्गों का राजनीति में प्रतिनिधित्व कराना और उनकी भागीदारी बढ़ाना है। वहीं बैन के बाद पीएफआई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बयान जारी कर अपना पक्ष सामने रखा। संगठन ने सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों को केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कहा और अपने ऊपर हुई कार्रवाई को बदले की कार्रवाई करार दिया। इस बयान में संगठन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। हालांकि पीएफआई की वेबसाइट पर 27 सितंबर को ही प्रतिबंध लगा दिया गया। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए पीएफआई को देश के लिए एक खतरा बताया। जारी अधिसूचना में कहा गया कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठन एक गुप्त एजेंडे के तहत देश भर में एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार का यह भी कहना है कि पीएफआई आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। उसके सदस्य आईएसआईएस से भी जुड़े रहे हैं और अफगानिस्तान, सीरिया और इराक में आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। एनआईए ने पीएफआई से जुड़े लोगों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया है। एनआईए, ईडी और आईबी की तरफ से देश भर में रेड कर पीएफआई के सदस्यों को अभी भी गिरफ्तार किया जा रहा है। 22 सितंबर को 106, वहीं 27 सितंबर को 247 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें शाहीन बाग से करीब 30 से 40 लोग गिरफ्तार हुए। एटीएस ने महाराष्ट्र से 15, कर्नाटक से 6, असम से 25, मेरठ से 3, औरंगाबाद से 8 और बुलंदशहर से 1 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जांच एजेंसियां देश भर में जगह जगह छापेमारी कर रही हैं।
पीएफआई पर बैन और बड़ी संख्या में हुई गिरफ्तारियों पर अन्य देशों की मीडिया ने भी सवाल उठाए हैं। इनमें पाकिस्तानी अखबार द डॉन, अरब न्यूज़ और अल जजीरा भी शामिल हैं। द डॉन ने कहा कि पीएफआई हमेशा से सरकार विरोधी रहा है, इसलिए उस पर यह कार्रवाई हुई। पीएफआई पर बैन लगाए जाने को लेकर अरब न्यूज़ ने कहा कि भारत में कुछ कट्टरपंथी हिंदू हमेशा से ही इस संगठन को बैन करने की मांग करते रहे हैं। सरकार पर 2014 के बाद से ही मुसलमानों के खिलाफ नीतियों को लाने के आरोप लगते रहे हैं। वहीं अल जजीरा का कहना है कि 2019 की जीत के बाद से ही सरकार और जांच एजेंसियों को ये अधिकार मिल गया कि वो किसी को भी दोषी ठहरा सकती है। फिलहाल केंद्र सरकार ने पीएफआई संगठन पर 5 सालों तक प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके तहत इस संगठन की किसी भी गतिविधि को गैरकानूनी माना जाएगा। बीते सोमवार यानी 3 अक्टूबर को दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन सभी पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों के पास से अवैध संपत्ति बरामद हुई। केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा मामलों में जांच जारी है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।